चलो भाई, तो आज हमें करना है, कल मैंने डेरिवेशन दिया था आपको, मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो सेंटर ऑफ द लूप पर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। चलो निकालते हैं। कर लिया सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं तो सेंटर ऑफ द लूप पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकलेगा। ओके, तो बी एट द सेंटर ऑफ द लूप, ये तो हो चुका। ओके, ये मैं तो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द लूप। तो आपके पास एक लूप है और इस लूप में एक करंट फ्लो हो रही है, दिस इज करंट इज आई, ये करंट आपके पास आई है। तो इस आई फ्लोइंग करंट के कारण आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये आपके पास सेंटर है, तो ये देखिए लूप था, लूप में करंट फ्लो हो रही है आई, और आपको इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों। तो थोड़ा मतलब कोऑर्डिनेशन बना के चलो, जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो हल्का हल्का डायग्राम वगैरह बना सकते हो आप लोग रफली, थोड़ा सा, जिससे आपकी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। जितना आपका पेन और हाथ सिंक्रोनाइज वे में चलेगा, उतना ज़्यादा आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, उतना अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इधर पे वो 0 होगा ना, x 0 होगा, वही वाला केस है ये? नहीं देखो, वो मैंने कहा था, वो इसका वो स्पेशल पुराना केस है। वाला केस है जो, हाँ। वो हाँ हाँ है, हाँ, ठीक है। वही आंसर वही आएगा, निकालना सेंटर पे भी है, मगर अब अपन उसको उसका हेल्प लेके नहीं कर रहे हैं, अपन अपन x को 0 लेके, वो उसका स्पेशल केस था। अब मैं इसको जो बना रहा हूँ ये डेरिवेशन, ये मैं इसका डायग्राम भी अलग है। इंडिपेंडेंटली बना रहा हूँ। डायग्राम में ऐसा अलग है कि कल जो आप है, मैं कह रहा था ना, कल जो आप है वो चूड़ी को आप ऐसे रख रहे थे, पोजीशन में था, ये अपन ने फ्लैट लिटा दिया पोजीशन है पे ना। लेटा दिया, फ्लैट पोजीशन, ये आपके सामने जैसे टेबल में आप चूड़ी को रख दो नॉर्मली और करंट फ्लो कर दो, तो चूड़ी के सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वो वहाँ पे स्पेशल केस था, बट ये इंडिपेंडेंटली है। तो अगर आपको बोले एक्सेल पे, एक्सेस पे डिराइव करो और उसका यूज़ करते हुए सेंटर पे निकालो, तो वो करोगे 4 नंबर का आएगा वो। और अगर डायरेक्टली आपको बोला जाए कि सीधे सेंटर पे निकालो, 2 नंबर का आएगा बेटा। सेंटर पे निकालने के लिए बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत छोटा है। तो सर्कुलर लूप बना लो, ए रेडियस का ले लो, और लूप पे एक छोटा सा क्या ले लो, लेंथ एलिमेंट ले लो। वो अगर अगर सर वो आएगा कि सेंटर पे निकालो, हाँ, तो उधर पे हम क्या मान लेंगे, a इज वेरी वेरी स्मॉलर देन x? अरे क्यों मानोगे भाई, सेंटर का मतलब x इक्वल टू 0 ना लोगे? 0, अच्छा, क्यों हाँ ना हाँ, लोगे? ठीक है ठीक है कंफ्यूज हो ठीक रहे है हो, 3-4 बार कर लिया, अभी भी कंफ्यूज हो भाई, है ना। देखो सेंटर पे x इक्वल टू ठीक 0 है लिखा ठीक। होगा, करें स्पेशल केस, नहीं करें? करेंगे करेंगे। हाँ, तो भैया यहाँ पे ए रेडियस का आपने लूप ले लिया, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो, है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट पर करंट फ्लो कर दो, करंट फ्लो करने के बाद एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लो। ये देखो लेंथ एलिमेंट ले लिया। अब इस लेंथ एलिमेंट की वजह से करंट जा रही है, अपने अंगूठे को रखो इस लेंथ एलिमेंट में और देखो कि करंट की वजह से, अब करंट कैसी जा रही है इसमें, कैसी है देखो करंट, करंट कैसी है, क्लॉकवाइज। करंट कैसी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट है। तो क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां मोड़ो, करंट की डायरेक्शन में सर अपनी इनवर्ड। उंगलियां मोड़ो, हाँ इनवर्ड। तो जो डायरेक्शन जाएगी बेटा इसकी फील्ड की इनवर्ड जाएगी, ठीक है ना। ये कैसी जाएगी डायरेक्शन, इनवर्ड। इनवर्ड जाएगी, हाँ। करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां मोड़ो। अगर छल्ले में करंट फ्लो हो रही है, लूप में करंट फ्लो हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है कि किस तरफ होगा, तो छल्ले की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रखो और देखो अंगूठा कहाँ भाग रहा है। तो ये अंगूठा आपका अंदर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर की तरफ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर की तरफ चला गया। सर हाँ बेटा बोलो। सर जो इनसे सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी वो सेंटर पे हाँ, टकराएंगी क्या? नहीं, पैरेलल होंगी, कल मैंने बताया था, याद करो। टकराती नहीं है भैया, मैग्नेटिक फील्ड कभी क्रॉस नहीं कर सकता। अब देखो तुमको ये ऐसा दिख रहा है, इसका एग्जैक्ट डायग्राम कैसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा इसका एग्जैक्ट डायग्राम। बैक कर रहा हूँ, ये देखो, ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम, समझ गए, ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम है। ये ऐसा इस तरीके से जाएंगी, काट टकराएंगी थोड़ा ना एक दूसरे को यार, ये इस तरीके से जाएंगी। बोलो क्लियर हुए, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है ना बेटा। चलो, तो ये सर हो गया। एक कंफ्यूजन और दूर कर दो बोलो सर आप। बोलो, अरे 10 पूछो यार, वो कोई बात नहीं, बोलो। ये जो अपन ने डीवी लिया था, तो डीवी का जब हमने साइन थीटा में 1 रखा था 90 डिग्री पे, तो वो सिर्फ वो सब खत्म हो गया था उधर पे, मतलब यू नॉट वो हो जाएगा, म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद हमने फिर से इंटीग्रेशन उसका क्यों किया सर? एक बात बताओ, ये जो तुम कह रहे हो साइन 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 फाई है, ठीक है, साइन थीटा कहाँ के लिए रखा था?
साइन थीटा पहले में रखा था ना सर, पहले में डीवी रखा था, इक्वल्स टू, तो इतना बचा था नहीं बचा था बोलो? हाँ इतना बचा था, वो ये 1 जो हो गया था साइन थीटा। हाँ ठीक है 1 हो गया था। अब ये जो फील्ड है ये छोटे से लेंथ के कारण डीएल की वजह से है कि नहीं है? यस सर। हाँ तो पूरे पूरे छल्ले की वजह से निकालोगे कि छोटे से लेंथ की वजह से निकाल के रह जाओगे? बोलो। हाँ पूरे पूरे के वजह से, पूरे छल्ले की वजह से निकालना है ना, इसलिए तो इंटीग्रेट किया। तो फिर डीवी को इंटीग्रेट किया ना। एग्जैक्टली भाई, डीबी को ही हर बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि डीबी जो है छोटे से लेंथ की वजह से है मैग्नेटिक फील्ड, उसको पूरा आप इंटीग्रेट करके लेके आओगे तो पूरे छल्ले की वजह से निकलेगा। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, चलिए तो ये तो हो चुका था। पर सर डीवी तो बाहर है ना सर, क्या बोल रहे हो? डीबी पॉइंट के बाहर, डीवी बाहर है, मतलब बाहर है वो तो। अच्छा यार, डीबी कहाँ, अंदर होना चाहिए क्या? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पूरे लूप की वजह से, तो आपको डीबी की वैल्यू करना है, तो डीबी को इंटीग्रेट करोगे ना, डीबी को इंटीग्रेट करो। अब डीबी बाहर हो अंदर हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका काम है जो भी फील्ड आ रहा है उसको समेटना। तो समेटने के लिए वो जो छोटे छोटे डीएल 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 बने हैं, उन पूरे डीएल को समेटने के लिए डीबी को इंटीग्रेट कर दो। तो बाद में देखा होगा जब डीएल के ऊपर इंटीग्रेशन का निशान आता है तो वो 2πr दे देता है। हाँ सर। हाँ तो 2πr दे देता है, इंटीग्रेशन आता है। ये देखो डीएल का इंटीग्रेशन 2πa, क्योंकि रेडियस अपनी यहाँ पे a है तो 2πa बन जाएगा डीएल का इंटीग्रेशन। समझ में आया? हाँ सर। तो काम बंद हो गया अपना। अब क्या चाहिए बोलो? क्लियर? और पूछो क्या दिक्कत है? बताओ बताओ बताओ, और दिक्कत बताओ सर। भाई। किसी में दिक्कत जा रही है, समझ नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं? देखो भाई, आपका काम क्या है? मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया आपको कि हर बार आपको एक ही काम करना है कि छोटे से लेंथ एलिमेंट का आपको फील्ड निकालना है पहले। तो आपने ये तार के ऊपर छोटा सा लेंथ एलिमेंट निकाल लिया और इसका फील्ड निकाल लिया, तो इसका फील्ड अपने देखा कि इसका जो रिजल्टिंग फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि प्रोड्यूस करके दे रहा है आपको डीबी साइन फाई। कितना दे रहा था? कॉस दे रहा था कि साइन दे रहा था? साइन। डीबी साइन फाई दे रहा था, साइन दे रहा था, साइन दे रहा था। अब ये बताओ, ये जो कंपोनेंट निकला है भाई, ये कंपोनेंट इस एलिमेंट की वजह से आया है ना, छोटे से की वजह से। हाँ या ना? हाँ। ऐसे करके पूरे लूप में कई सारे एलिमेंट बैठे हैं कि नहीं बैठे? यस सर। तो डीवी मतलब उसकी फील्ड है ना, फील्ड। डीबी इस छोटे से एलिमेंट की फील्ड है। हाँ, फील्ड इंटेंसिटी है। हाँ, तो हाँ, ऐसे अब आ गया, सारी ठीक है, सबकी सर, फील्ड हाँ। कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी और पड़ेगी, सबकी ठीक है फील्ड सर। कैलकुलेट करने के लिए जब कोई कंटिन्यूअस काम हो तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। मतलब छोटे से बड़ा चाहिए तो इंटीग्रेशन। एग्जैक्टली, ठीक है सर, ठीक बिल्कुल। छोटे से बड़ा चाहिए आपको ठीक तो आपको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक ना? है। अब आ गया समझ। ओके, तो ये हो गया। चलिए तो अपना टॉपिक चल रहा है बी एट द सेंटर। बी निकालना है एट द सेंटर ऑफ द लूप। ये लो जी, तो सबसे पहले अपन ने करंट इसमें फ्लो कर दी। ओके, तो करंट अपन ने इस पे फ्लो करी। करंट फ्लो करते हैं अपन ये इस पे, ये देखिए करंट हो गई। करंट फ्लो करने के बाद आपने छोटा सा एलिमेंट, कोई लेंथ एलिमेंट इस पर ले लिया डीएल। छोटा सा लेंथ एलिमेंट आपने इस पे ले लिया डीएल। ओके, छोटा सा लेंथ एलिमेंट आपने इस पे ले लिया डीएल। अब डीएल लेंथ का एलिमेंट लेने के बाद ये देखिए, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, है ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अपने अंगूठों को, अपनी उंगलियों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, करंट की डायरेक्शन में, तो आपका अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा। आपका अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा, इसलिए जो डायरेक्शन आएगी वो क्लॉकवाइज आएगी। देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से अंदर जाएगी, तो डीबी अंदर की तरफ होगा। चलिए, तो क्या लिखा है? द प्लेन ऑफ द कॉइल इज लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द डायग्राम एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज क्लॉकवाइज सच दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन। बताइए, यहाँ तक कोई समस्या? करंट का डायरेक्शन बदल सकते हैं ना यार? ऑब्वियसली यार, करंट बैठी हुई है उस सर्कुलर लूप में चल रही है, तो करंट तो हर समय चेंज हो रही है ना। आप अपने मर्जी से बदल दो,
आप अपने मर्जी से बदल दो, जो फील्ड अंदर जा रहा डायरेक्शन है। बोल रहा हाँ, मैं डायरेक्शन की वो बात कर रहा बाहर हूँ, आने लगे। वो बाहर आ जाएगा। वो समझ गए ना? अभी आपके हाथों का वही उंगलियां पूछ कैसी जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, तो आपका अंगूठा अंदर भाग रहा अब होगा। एंटी अब क्लॉकवाइज एक काम करो, उसको एंटी क्लॉकवाइज कर लो, तो अंगूठा कहाँ भागेगा? बाहर भागेगा। बाहर भागेगा। तो इस समय आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो जाएगा, इस समय आपका मैग्नेटिक फील्ड यस सर, ठीक परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रहा है। समझ गए? है। यस तो सर, इसी बात को अपन ने लिखा है इनटू द प्लेन। ओके यस सर। ओके ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया। देन इसके बाद हाँ, तो लिखिए डीबी की वैल्यू बहुत ही सिंपल है। डीबी की वैल्यू लिखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। लिखिए कॉपी में डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। गुड इवनिंग निशांत। गुड इवनिंग सर। तो डीबी की वैल्यू देखिए क्या होगी। यहाँ पे डीबी पे थे हम। डीबी मतलब छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे जो आर वेक्टर है और डीएल वेक्टर है उसके बीच का एंगल 90 है। अब फिर से सवाल करोगे क्यों 90 भैया? हर सबको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। एग्जैक्टली तो वो 90 ही रहेगा। तो लिखो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। अब ये बेटा जो आ रही है ना मैग्नेटिक फील्ड है, ये छोटे से लेंथ डीएल की वजह से है, तो इसको पूरे के वजह से निकालना है तो अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीबी को, कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। बस तो कर दो इंटीग्रेट। तो लिखो बेटा साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 पुट कर दो, साइन 90 हो जाएगा 1। तो साइन 90 1 हो गया, तो क्या बच जाएगा? म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। ए मतलब रेडियस। बोलो क्लियर यहाँ तक? वो जो रेड साइन है वो डीवी का डायरेक्शन बता रहा है ना? वो करंट का डायरेक्शन बता। ये ब्लू साइन है डीबी का डायरेक्शन। नहीं, ऊपर 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 रेड नहीं, डीएल लिखा है बेटा। ये हाँ, वो डीवी के ऊपर जो साइन बना हुआ है वो बोल रहा हूँ, वो रेड कलर का सर वेक्टर दिख रहा, वेक्टर टाइप लग रहा है। ये डीबी वो दिखा रहा है कि डीबी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो डीबी की डायरेक्शन होगी बेटा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अगर आप इस हिसाब से डीबी की डायरेक्शन देखेंगे तो वो एरो तो राइट साइड जा रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि डीबी की डायरेक्शन राइट साइड है, वो बता रहा है कि डीबी एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गए ना? हाँ सर। वेक्टर क्वांटिटी जितनी होती है हम सबके ऊपर तो राइट साइड का एरो लगाते हैं। ये देखो इसके ऊपर भी राइट एरो, इसके ऊपर भी राइट एरो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब वेक्टर राइट साइड हो गए। वो तो मतलब वो डीएल और ए के परपेंडिकुलर होगा, है ना? हाँ, डीएल और ए के परपेंडिकुलर। जो यहाँ आर ले रहे थे आज वो डीएल और ए के परपेंडिकुलर। तो डीएल भी हमारे प्लेन में है, ए भी हमारे प्लेन में है, तो दोनों का परपेंडिकुलर क्या होगा? प्लेन के अंदर परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ठीक है। और इसका सर वो होगा ना, क्या कहते हैं, डीएल क्रॉस ए। हाँ भैया, डीएल क्रॉस ए। डीएल क्रॉस ए। हाँ, इसका जो डायरेक्शन जाएगा वो डीएल क्रॉस ए। ठीक है। हाँ, तो देखो फॉर्मूला बनता है ना आइडियल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। ए रेडियस है इस बार, तो आइडियल साइन 90 पुट कर दो बेटा। डायरेक्शन की बात कह रहे हो तुम, डीएल क्रॉस ए वेक्टर है ना। तो आइडियल 4 पाई ए स्क्वायर लिखो। डीबी साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। कैसे आया? 90 की वैल्यू 1 रख दो, साइन 90 1 होता है। यस सर। हाँ चलो, ये हो गया साइन 90 1 हो गया। देख लो साइन 90 1 है। ठीक ना? चलो इंटीग्रेट कर दो पूरे को डीबी को। लिखो डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो। अब जो वेरिएबल है उनको बस वही बाहर अंदर रहेगा। तो सारे में बताओ कौन वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है इसमें पूरे में। कौन है बताओ? आई म्यू नॉट कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट। 4 पाई भी कांस्टेंट। आई करंट क्या है? वेरिएबल कांस्टेंट। ए क्या है? रेडियस क्या है? केवल डीएल अंदर बेचारा बचेगा, तो डीएल को अंदर रख दो। डीएल का इंटीग्रेशन कल मैंने बताया था क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे 2 पाई ए कर दो क्योंकि रेडियस ए है। तो एक काम करो, डीएल को रखो और 2 पाई ए कर दो। मैं लिख देता हूँ सॉल्व, जिससे अच्छा समझ में आ जाएगा आपके लिए। तो देखिए एक लाइन उसको मैं और बढ़ा देता हूँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर कर लो। ओके, आई भी बाहर कर लो। डीएल इसलिए वेरिएबल है क्योंकि वो मतलब जगह जगह जाके चेंज होता जाएगा ना। एग्जैक्टली वो जगह जगह जाके चेंज होगा। ठीक है ना? ये यहाँ पूरे में फैलेगा, वो छोटे से लेके पूरे लूप में फैलेगा, इसलिए वो वेरिएबल है ना। डीएल जगह जगह जाके चेंज होगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर, रेडियस 2 पाई ए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ए है
तो 2 पाई ए, एक ए से एक ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। लो भैया समेट के लिख दो सबको। सो म्यू नॉट सर डीएल की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। यार एक बात मुझे बताओ, डीएल की वैल्यू रहने दो सेम, कितना बड़ा भी छल्ला है, जब इसको पूरे सर्कल में घुमा लोगे तो डीएल का इंटीग्रल क्या प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, घूमने के बाद तो 2 पाई आर प्रोड्यूस करेगा ना। तो यहाँ रेडियस ए है तो 2 पाई ए, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो खत्म हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 ऊपर बचा आई और नीचे बचा ए। लिखो फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2a। बोलो क्लियर? यस सर क्लियर। चलिए, तो ये हो गया भैया आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। जय, हंसिका, यशराज, निशांत, कहो कोई डाउट? नो सर। चलिए, नो सर। ठीक है, सारे डाउट पूछ लिए गए हैं सारे डाउट क्लियर हो गए। मेरे ही को है सर डाउट, मेरे ही। नहीं अच्छी बात है भाई, डाउट पूछना चाहिए ना, मैंने कहा ना सब पूछो, डाउट पूछो, फिजिक्स अच्छी करनी तो डाउट पूछिए। अब ये बता दो भाई, इतनी मेहनत करने के बाद आर्यन, कि बी और ए के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, सेंटर के रिस्पेक्ट में कैसा ग्राफ बनेगा बी और ए, मतलब बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और ए मतलब रेडियस, ए मतलब रेडियस, कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उस ग्राफ के शेप तो को क्या बोलते हैं? ऊपर से नीचे गिरेगा। एग्जैक्टली, ऊपर से नीचे गिरेगा, उस ग्राफ को बोलते हैं अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बच्चों बना लो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, खिसल पट्टी। ठीक है जी, ये हो गया आपका B is inversely proportional to A। डन? यस सर। यस, तो ये हो गया डायग्राम, B is inversely proportional to A। अब देखिए थोड़े से मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हैं, वो मैं पढ़ा भी चुका हूं मगर बता देता हूं। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपके सामने कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखिए, आपको सबको पता होगा। ये देखिए करंट इसमें इधर से इधर जा रही है, तो करंट जा रही है तो करंट की डायरेक्शन में आप अपने उंगलियों को जमाइए, करंट की डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियों को जमाइए। ओके, करंट की डायरेक्शन में आप अपनी उंगली को जमाइए। तो ये देखिए ये करंट जा रही थी, बहुत ही सिंपल है पहचानना। तो करंट कैसी जा रही है? इधर जा रही है, ये जा रही है। तो आपके सामने ज़मीन पे एक छल्ला रखा है, उस पर करंट जा रही है। अब ध्यान से देखिए, ये जैसे करंट जा रही है तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज दिख रही ना, अरे इधर जा रही है उधर से लौट के आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज ही तो है, हम इसमें क्या बताऊं? यस सर, यस सर। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज है भाई। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, अब मैं बोलूंगा कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने बताया था आपको कि एंटी क्लॉकवाइज का सामने वाला फेस क्या बनता है? नॉर्थ पोल, और नीचे वाला फेस क्या बनेगा? साउथ पोल। तो बच्चों ये जो जा रही है, ये ऊपर वाला फेस बनेगा नॉर्थ और नीचे वाला बनेगा साउथ। तो जब आप अंगूठा रखते हैं तो ऊपर वाला जहां अंगूठा जाता है बेटा वो नॉर्थ बनता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो साउथ बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। फिर से बताना सर ये डायरेक्शन वाला। चलो, इसमें ये करंट जा रही है भैया, बोलो क्लियर? हाँ, करंट ऐसे जा रही है, कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। याद करो मैंने उस दिन बताया था, एंटी को एंटी मत बोला करो, इसको बोला करो एंटी, इससे पकड़ में आता है नॉर्थ। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब जो ऊपर वाला फेस बनेगा बेटा वो नॉर्थ बनेगा, और जो नीचे वाला फेस है जो दिख नहीं सकता मेरे को, जो पीछे वाले को दिखेगा या नीचे वाले को दिखेगा, वो बनेगा साउथ। मैंने कॉपी वाला फाड़ के एक्सपेरिमेंट करवाया था ना, कॉपी को फाड़ो, याद करो। मैंने बताया था ना कि सामने नॉर्थ है पीछे साउथ है, तो ये क्या बनेगा? नॉर्थ, और ये बनेगा साउथ। तो मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी बेटा, ऊपर बनेगा नॉर्थ और नीचे बनेगा साउथ। ये जो छल्ला आपकी टेबल पे रखा है, स्टडी टेबल पे, ऊपर बनेगा नॉर्थ और नीचे बनेगा साउथ। तो क्या होगा? लाइंस ऑफ फोर्सेस ये घूमेंगी, देखो ये ऐसे जाएंगी, इधर घूम के वापस ये नॉर्थ से निकलेंगी, ये वापस जाके साउथ में मिल जाएंगी। इधर भी देखो ये नॉर्थ से निकली हुई, ये पीछे आई, ये मिल गई,
ये वाली नॉर्थ से निकली आगे, ये इधर से आके ये मिल जाएगी, समझ गए ना। अब इधर भी देख लो, ये नॉर्थ है, ये वाला फेस ऊपर वाला नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ से निकली, ये पीछे जाके ये साउथ में आ गई, ये नॉर्थ से निकली, ये पीछे जाके ये साउथ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप होती है, इसका शुरुआत और एंड पता नहीं होता है। तो ये नॉर्थ से निकलेगी और ये पीछे मुड़ के ये साउथ में आ गई। अब बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा डायग्राम ये बना हुआ है, ये दूसरा डायग्राम बना हुआ है, बिल्कुल वही टू वही है। ये देखो ये करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर वाला फेस बनेगा नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ से लाइंस निकलेंगी और पीछे साउथ में आके घुस जाएंगी। ये नॉर्थ से निकली, साउथ में घुस गई। तो ये है आपका सर्कुलर रिंग का मैग्नेटिक फील्ड, जो आप 10th क्लास में डायग्राम पढ़ते थे, ये वही वाला डायग्राम है, ठीक ना। 10th क्लास में आपको छोटा सा ऐसे एक बोर्ड बना के ऐसा समझा के उसको बताया जाता था कि ऐसा बनेगा, तो 2 4 इधर दिखा देते थे और 2 4 इधर दिखा देते थे और एक बीच में पैरेलल दिखा देते थे, तो उसका एग्जैक्ट डायग्राम ये है। चलो, तो कहने की बात ये है कि आप कभी भी करंट को देख करके आप पता लगा सकते हो कि पोलरिटी कौन सी है, नॉर्थ है साउथ है, तो यहाँ ऊपर बनेगा नॉर्थ, नीचे बनेगा साउथ। तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाएंगी। ओके, ये हो गया डन। चलिए, हाँ ये दूसरा तरीका है इसको देखने का। ये देखो भाई, ये भी दूसरा तरीका है। ये यहाँ से लाइट जा रही है, करंट ये जा रही है, इधर पे करंट जा रही है। अब इधर पे करंट जा रही है तो इसका फील्ड बनाना है आपको। अब देखो जी कैसी करंट जा रही है, देखो ध्यान से। थोड़ा सा इसका कलर मेरे को चेंज करना पड़ेगा तब समझा पाऊँगा। ये कलर मैं इसको क्या ले लूँ, रेड ले लूँ, मैं रेड ले लिया। चलो, तो ये देखो करंट जा रही है यहाँ से, तो ये करंट यहाँ से गई नीचे से, ये देखो नीचे से गई, क्या है यार, ये कौन सा तरीका है। देखो ये इधर गया, इधर से जा कर के वापस आ गया। मतलब घड़ी में पहले बज रहे हैं 3 और बाद में बज रहे हैं 12। 3 के बाद 12 मतलब ये घड़ी के अपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एन टी मतलब सामने वाला जो फेस बनेगा बेटा, इसके आगे वाला वो नॉर्थ बनेगा और जो पीछे वाला बनेगा वो क्या बनेगा, साउथ बनेगा। ये ऐसे रखा ना कॉइल, ये ऐसी कॉइल रखी है इस तरीके से, तो जैसे वही जैसे हवा में मैंने कल रखवाई थी, यस ऐसे। तो ये वाला फेस बनेगा नॉर्थ और जो पीछे वाला बनेगा वो बनेगा साउथ। तो यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल करके इधर जाएंगी। तो कुल मिला के आपको पहचानना आना चाहिए। और अगर सर अपन ने साउथ की जगह उंगली रखी तो? कहाँ उंगली रख दी तुमने भैया? हमने साउथ की जगह रखी सर, जहाँ साउथ अपन ने वो किया है। उंगली रखने से थोड़ा ना पोलरिटी बदलेगी। अरे वो थंब से मतलब थंब से डायरेक्शन किया, जैसे अच्छा थंब, ओके चलो थंब से डायरेक्शन पता कर रहे हो, ठीक है। चलो थंब रूल लगा रहे हो। एक तो मैंने अभी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला बता दिया, अब थंब रूल से देखो। चलो एक काम करो, अब अच्छे ही से रखना, बट उंगली रख रहे हो तो ये जो साउथ में डायरेक्शन में करंट वापस आ रही है, पीछे आ रही है, इधर आ रही है, इसके ऊपर अपना अंगूठा रख के देखो, है ना। अच्छा इसमें रखोगे दिक्कत होगी, नीचे वाले में क्लॉकवाइज, हाँ इसमें रखोगे तो इसमें, अब फिर क्लॉकवाइज तुम पहुंच गए। अभी अंगूठे की बात कर रहे थे ना, हाँ उसी की देखो। अगर सर मतलब वो कर रहे हैं ना, एस पे रख रहे हैं तो डाउनवर्ड रहेगा डायरेक्शन करंट का। हाँ रुको सुनो तो। अभी यहाँ आपने अंगूठा रखा अंगूठा, बोलो हाँ। यस सर। रख रहे हो अंगूठा, तो देखो उंगलियां जो है इधर की तरफ, अंगूठा आपके छाती की तरफ आ रहा है और जो उंगलियां हैं वो घुस रही हैं यहाँ से, हाँ या ना? हाँ तो यहाँ से जाएंगी और यहाँ से बाहर निकल करके आएंगी। बोलो क्लियर? यस सर। है ना। तो यार आप उस पे क्यों जा रहे हो, आप सीधे ये समझो ना यार, ये आपके पास लूप है। हाँ अब आप यहाँ पे थंब रूल क्यों लगा रहे हो? आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल लगाओ ना। थंब रूल से क्यों डायरेक्शन पता करने के लिए आप यहाँ पे पता कर रहे हो? थंब रूल मत लगाओ, सीधे देखो करंट की डायरेक्शन। देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये देखो, ये है करंट की डायरेक्शन, इधर ऊपर इधर नीचे। मतलब इधर वाला जो बंदा देख रहा है, इधर वाले बंदे को ये कैसी दिखाई देगी बोलो? इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये वाला पोल क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, और पीछे वाला क्या बनेगा, साउथ बनेगा। समझ में आया कि नहीं? होगा तो साउथ बनेगा। हाँ क्लॉकवाइज, पीछे वाले के लिए ये चीज क्लॉकवाइज होगी तो ये साउथ बनेगा, सामने वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो यस सर। हाँ हाँ, तो इधर वाले को, फ्रंट वाले को नॉर्थ पड़ेगा,
और हाँ, इधर तो वाले सर को साउथ मैंने पता थम रूल से भी मैंने यही दिमाग लगाया था, मतलब पीछे वाले को साउथ वही दिखेगा हाँ एंटी क्लॉकवाइज, और आगे वाले से वो देखेगा तो वो क्लॉकवाइज ही दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज हाँ, दिखेगा। आगे वाले को एंटी क्लॉकवाइज और पीछे वाले को क्लॉकवाइज। पीछे वाले को क्लॉकवाइज, हाँ, ठीक मतलब है। थंब रूल में जैसे एन है, एन के ऊपर थंब रखेंगे तो फील्ड्स मतलब बाहर तरफ निकलेंगी। हाँ 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 हाँ, तो वो बन हाँ, जाएगा तो मैंने नॉर्थ। वही, तो वो नॉर्थ हाँ बन वही जाएगा, सही दिमाग है। लगाया था, वही ठीक है, दिमाग। वो भी सही है ना। तो मतलब आप थंब भी लगा सकते हो और आप उसमें लूप रूल भी वो वाला भी लगा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला भी लगा सकते हो, दोनों रूल सही है एकदम। चलिए ये देखिए, फिर से मैंने एक और रूल समझा दिया। अभी ये जो तार आपका ऐसा था, इस कॉइल को अब मैंने ऐसा कर दिया, ये देखो फिर से, अब देख लो भैया, बहुत ही सिंपल है। ये करंट यहाँ से गई, ये देखो, ये हैं 3 बज गए और ये 12 बज गए, तो 3 के बाद 12 बज रहे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। भाई 12 के बाद 3 बजते हैं, यस सर, 3 के बाद 12 यस बज सर। रहे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी याद आ गई, एंटी, एंटी फॉर एंटी, नॉर्थ पोल। तो ऊपर आ गया नॉर्थ और नीचे आ गया साउथ। तो नॉर्थ से निकलेगी लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये गई, ये गोला बनाओ, ये गोला बनाओ, ये गोला बनाओ, इस तरीके से। तो देख लो ये नॉर्थ से निकल करके साउथ में जा रही है। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, तो पूरा डायग्राम अच्छे से आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब भैया और डिफ़िकल्टी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अब और ज़्यादा खतरनाक वाली चीज़ें आने वाली हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया। अब हेडिंग डालो भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आ रही है। अब सोलेनॉइड क्या होती है मैं पहले अच्छे से समझाता हूँ, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। अब सोलेनॉइड क्या होती है उसको मैं पहले क्लियर कर दूँ। हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है, हीटिंग एलिमेंट रेजिस्टेंस होता है। मतलब वो सोलेनॉइड होता है टेम्परेरी मैग्नेट। सोलेनॉइड होता है टेम्परेरी मैग्नेट, समझ गए? यस सर। हम्म। अरे एक और रहता ना सर, वो जो स्प्रिंग जैसा रहता है उसको बस क्या बोलते हैं? वही सोलेनॉइड ही है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, वही है, उसी को पढ़ने वाले हैं। चलो ओके, चलिए तो काम की बात करते हैं, सोलेनॉइड पे आ जाते हैं और फिर इसको थोड़ा सा डिटेल कर दूं, मज़ेदार बातें बता दूं, फिर उसके बाद चलते हैं। देखो भाई क्या करो बच्चों, आप लोग सोलेनॉइड बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, घर पे भी आप बना सकते हो। थोड़े से बट अच्छी वाली बैटरी लेनी पड़ेगी। देखिए क्या करो, एक पाइप ले लो या पेन ले लो, पेन ले लो, पाइप, पेन ले लिया या कोई पाइप ले लिया जिस पे आप आपके बिजली के जो गैजेट्स वगैरह के पाइप होते हैं, घर के पाइप वाले तार। आजकल तो अंडरग्राउंड फिटिंग होती तो पाइप का इस्तेमाल ही नहीं होता है, पहले हुआ करते थे, ठीक है ना। तो क्या करो कि एक तार ले लो, ये तार लिया और ये तार लपेटना शुरू किया। अब दो चॉइस है आपके पास, या तो तार पीछे से लपेट के ऊपर लेके आओगे या आगे से लपेट के पीछे लेके जाओगे, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। तो अभी मेरा मन है मैं आगे से लपेट के ये पीछे लेके गया, ये देखो मैंने आगे से लपेटा पीछे लेके गया, ये लपेटा लपेटी शुरू। ये जो पाइप रहेगा वो भी कंडक्टर ही रहेगा ना? अरे नहीं भैया, बहुत पॉइंट की बात बोली है, ये इंसुलेटर रहेगा ये पाइप, बाद में इसको कंडक्टर करेंगे। और ये इसको कंडक्टर, रुक जाओ, थोड़ी पॉइंट वाली बात बोली है, कंडक्टर इसको नहीं लोगे। और अगर कंडक्टर लेना है तो मैं तुमको बताता हूँ करते क्या, एक्चुअली कंडक्टर ही लिया जाता है और उसको करते क्या है। बट पहली बार आप जब घर में बना रहे हो आप सोलेनॉइड, तो आप इसको कंडक्टर की जैसे इस्तेमाल मत करना, आप इसको इंसुलेटर के जैसे, एक आप प्लास्टिक ले लेना या पेंसिल ले लेना या प्लास्टिक का पेन ले लेना, उस पर आप इस्तेमाल करना उसको। मतलब आपका जो पाइप है अभी इंसुलेटर लेना है, ठीक है। अभी देख लो, अभी नॉर्मल वाली सोलेनॉइड देख लो, फिर आपकी हाई लेवल वाली सोलेनॉइड बताऊंगा, चिंता नहीं करो। जो आर्यन ने पूछी है कंडक्टर लेना, वो हाई लेवल सोलेनॉइड है, वो बाद में चलूँगा। चलो समझो क्या है यार, ये हो गया। अब क्या करो, अब इस पे आपने बैटरी लगा दी बच्चों, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल, और इसको कनेक्ट कर दो। बच्चों आपने चुंबक देखा है ना, चुंबक में एक पोल होता है नॉर्थ और एक पोल होता है साउथ। और ये तो भैया नेचुरल चुंबक तो भगवान के घर से ही बना के आया होता है, नेचुरल चुंबक ज़मीन के अंदर खुदाई पे मिलता है, डेट इज़ कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। उसका नॉर्थ पोल जहाँ पे होता है सेट होता है, उसका साउथ पोल जहाँ पे होता है सेट होता है। कितना फोड़ दो, तोड़ दो, चकना चूर कर दो, चक्की में पीस दोगे, फिर भी नॉर्थ नॉर्थ की तरफ ही रहेगा, साउथ साउथ की तरफ ही रहेगा, पलटेगा नहीं। बट ये देखिए, अब आपने ये बना लिए सोलेनॉइड। अब जैसे ही आप करंट फ्लो करोगे बच्चों, जैसे ही आप करंट फ्लो करोगे, तो इसका एक पोल बन जाएगा नॉर्थ और इसका एक पोल बन जाएगा साउथ। अब कौन सा नॉर्थ बनेगा और कौन सा साउथ बनेगा ये देखो जान के।
बेटा यहां पर पहले छल्ले में जो करंट जा रही है, ये इस छल्ले को फील करो, ये पहले छल्ले में करंट जा रही है, जुई ऐसे जा रही है। बोलो यस एंटी की नो, क्लॉकवाइज। यस की नो। यस सर। हाँ, ये पहले छल्ले में आपकी करंट जा रही है। ये पहले छल्ले में जो आपकी करंट जा रही है, दूसरा छल्ला तो इसके ऊपर घूमेगा, है ना, ऐसे निकलेगा। तो आप पहले छल्ले की करंट देखो, क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज। इधर से देखोगे भैया, इधर से देखोगे आप, जो यहां से देखोगे, इधर से जब देखोगे आप, तो ये आपको क्या दिखाई देगा? इधर से ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा कि एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा आपको? बोलो। जब करंट ऊपर ऊपर जा रहा है ना करंट, तो हाँ देखो, तो आप जो करंट है ऊपर ऐसे देख रहे हो, यहाँ पे है, इधर पे ऐसे करंट जा रहा है, इधर से जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इधर से नीचे आएगा, मतलब करंट यूं करके यूं आएगा। अब बताओ जो आपके पास सीन बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली मैं एंटी बोलेगा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। बिल्कुल सही, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको फील करना है ना, आप एक काम करो, इस सोलेनॉइड को कंसीडर करो कि आपके सामने रखी मैं हुई 2 है। बार लॉ लगा चुका, वो थंब रूल भी लगा लिया और वो भी लगा लिया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करो, आप अपने सामने सोलेनॉइड को रख लो, और सोलेनॉइड को रख करके आप फील करो, देखो करंट ऊपर से आ रही है और पीछे जा रही है। तो यार देखो ध्यान से, 3 के बाद 12 बज रहा है, 3 के बाद 12, मतलब करंट जो है यहाँ पे रहेगी 3 और इसके बाद यहाँ पे आएगी तो 12 बजेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा पोल बनेगा? एन फॉर नॉर्थ। और ये जब नॉर्थ है तो ये कौन सा पोल बनेगा भैया? साउथ। तो ये एक मैग्नेट का काम करेगा, और जैसे ही आप करंट फ्लो करोगे तो लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको पता है, ये तो ओरस्टेड साहब ने बता दिया था कि जैसे ही आप किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करते हो तो चारों तरफ लाइंस ऑफ फोर्सेस सेट हो जाती हैं। बट इसमें जो लाइंस ऑफ फोर्सेस सेट होने का पैटर्न होता है बच्चों, वो बिल्कुल और बिल्कुल बार मैग्नेट के जैसे होता है। तो ये नॉर्थ से निकलेगी, साउथ पे जाएगी और अंदर घूम करके ज्वाइन हो जाएगी। अगली देखो, ये नॉर्थ से निकली, साउथ से आई, अंदर घूम करके ज्वाइन हो गई। थोड़ा नीचे भी बना दूं, नॉर्थ से निकली, साउथ पे आई, अंदर घूम के ज्वाइन हो गई। नॉर्थ से निकली, साउथ पे आई, अंदर घूम करके ज्वाइन हो गई। तो ये आपका जो आपका सोलेनॉइड होता है वो इक्विवेलेंटली एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। अब फिर इसके फ़ायदे क्या हैं? जितनी ज़ोरदार बैटरी उतनी ज़ोरदार करंट और उतनी ज़ोरदार मैग्नेटिक फील्ड। नेचुरल मैग्नेट एक बार ज़मीन से निकल गया, जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही देगा, उससे कभी ज़्यादा नहीं देगा, उससे कभी कम नहीं देगा। हाँ, कम दे सकता है, अगर उसकी संगत बिगाड़ दोगे वो अलग बात है। अगर उसको आप दूसरे मेटल के साथ में रखोगे तो कम तो हो जाएगा, बट ज़्यादा नहीं होगा। बट ये जो है बच्चों, अगर आप जितनी हाई पावर बैटरी लगाओगे, जितनी ज़ोरदार करंट बढ़ाओगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। ठीक है ना, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ हर्षिका? यस सर। हर्षिता, तो ये देखिए बैटरी आपने पावर बढ़ा दी। अब 2 वोल्ट की लगाए थे तो कम करंट थी, तो कम मैग्नेटिक फील्ड का। 5 वोल्ट की लगा दी, करंट और बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गया, जबरदस्त वाला मैग्नेट नॉर्थ और साउथ बढ़ गया। ये हो गया, ये लो जी। दूसरी बात करूंगा, अभी पोलैरिटी देखो, बैटरी ये थी। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने बैटरी को हटाया और बैटरी की पोलैरिटी मैंने अपोजिट कर दीजिए। लो, ये लगा दिया नेगेटिव, ये लगा दिया पॉजिटिव। बताओ नॉर्थ और पोल यहीं के यहीं बने रहेंगे कि चेंज हो जाएंगे? करंट की डायरेक्शन तो बदल गई, पहले करंट यहाँ से जा रही थी ऊपर, अब यहाँ से बदल जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, साउथ की जगह नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ की जगह साउथ। एग्जैक्टली भाई, अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ बन जाएगा साउथ और यहाँ बन जाएगा नॉर्थ। तो जहाँ आप बार मैग्नेट में पोलैरिटी अपने मन से नहीं बदल सकते थे, बट इस मैग्नेट में आप पोलैरिटी अपने मन से बदल सकते हो। तो ये आपका सोलेनॉइड कहलाती है, ठीक है ना, ये सोलेनॉइड है। और इसका काम आप कैसे यूज़ कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मैग्नेट, दैट्स वाई इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोलेनॉइड का ही दूसरा नाम है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड मैग्नेट होता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ओके बच्चों, आया समझ में आपको?
तो Yes, क्या sir. क्या सीखा हमने कि जो सोलेनॉइड है वो इक्विवेलेंटली किसके जैसे बिहेव करता है, वो एक बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता बार है। मैग्नेट। करंट इधर से जाएगी तो ये नॉर्थ और ये साउथ ऐसा बन जाएगा, बाहर से लपेटोगे तो ये नॉर्थ और ये साउथ के जैसे बिहेव करेगा। इसका फील्ड बिल्कुल बिल्कुल बार मैग्नेट के आइडेंटिकल हुआ करता है, जैसे बार मैग्नेट में होता है। यस, ठीक ना। बाहर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। याद रखिएगा, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। सिमिलर यहाँ पे फील्ड में भी बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ सोलेनॉइड के बाहर और अंदर साउथ टू नॉर्थ। याद रखिएगा, ठीक है। ये बात हो गई। क्या बताए इसका एडवांटेज? इसको आप बैटरी पलट सकते हो, प्लस माइनस यूज़ करोगे तो पोलरिटी अलग होगी और माइनस प्लस यूज़ करोगे तो पोलरिटी अलग होगी। तो मैंने आपको बैटरी यहाँ पे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड देखना बता दिया। अब जो एक बात करता हूँ मैं कि सोलेनॉइड आप किस तरीके से बना सकते हो, तो एक तो आप सोलेनॉइड के बीच में कोई इंसुलेटर रख दो। इंसुलेटर मतलब प्लास्टिक। तो सोलेनॉइड के बीच में आप इंसुलेटर रख दोगे, रख दो प्लास्टिक, तो ये भी आपकी सोलेनॉइड बनेगी। दूसरा, आपने क्या किया कि पेंसिल के ऊपर आपने तार को लपेटा और फिर कोने से पकड़ के पेंसिल को बाहर कर दिया, खींच दिया, तो आपके पास एक स्प्रिंग जैसा छल्ला बनेगा। बस जब आप पेंसिल को बाहर कर दोगे तो एक स्प्रिंग बन जाएगा। तो बेटा इस प्रकार की सोलेनॉइड को हम बोलते हैं एयर कोर सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे बच्चों? एयर कोर, क्योंकि इसके कोर में, इसके सेंटर में हवा भरी है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एयर कोर सोलेनॉइड। तो इस सोलेनॉइड पे जो मीडियम अप्लाई होता है वो क्या होगा? सब लोग बोलोगे म्यू नॉट अप्लाई होगा सर जी, क्योंकि हवा के लिए तो म्यू नॉट ही चलता है। तो ये है एयर कोर सोलेनॉइड। बोलो समझ में आया? यस सर। ओके। अब तीसरी बात, अगर आपने सोलेनॉइड के भीतर लोहे का कोर रखा है, जो कि रखा भी जाता है, लोहे के कोर को रखने से सोलेनॉइड बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट दिखाती है, बहुत मस्त काम करती है। और वो क्यों काम करती है? क्योंकि लोहे के कोर के लिए मैंने आपको बताया था कि परमीबिलिटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू परमीबिलिटी ऑफ द एयर मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव परमेबिलिटी। जी हाँ, तो जो आयरन की, सॉफ्ट आयरन की रिलेटिव परमेबिलिटी होती है बच्चों, वो बहुत हाई होती है। म्यू आर वेरी हाई, बहुत हाई होता है। तो जब आप हाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू मीडियम इक्वल टू म्यू नॉट इन टू म्यू आर। अब म्यू आर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? ज़्यादा। मतलब मीडियम की परमीबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। और मैंने बताया था परमीबिलिटी मतलब परमिशन एबिलिटी, मेरे शब्दों में मतलब कहेगा फ्लक्स को बुलावा देगा, वही वाला गाना बाहरो फूल बरसाओ, ठीक ना। मतलब पहले जो फ्लक्स बाहर आहर से जा रही थी उसको बुला के समेट के बोलेगा अरे तुम कहाँ जा रही हो, मेरे अंदर से जाओ, तुम्हें मैं बहुत सहूलियत दूंगा, क्योंकि मैं सॉफ्ट आयरन हूँ, मेरी परमेबिलिटी बहुत हाई है। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस, तुम्हें बाहर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तुम मेरे अंदर से गुजरो। समझ गए ना? तो ऐसा करने से मैग्नेट ज़बरदस्त बनेगा, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस जो बाहर थी उनको समेट करके उनको सबको अंदर ले लिया है। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो। यस सर। यस सर। तो इसलिए बेटा ये जो होता है सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल सोलेनॉइड बनाने में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इवन जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, जो मैंने पहली क्लास में आपको इलेक्ट्रिक बेल पढ़ाई थी, आपने देखा था, उसमें इलेक्ट्रिक बेल में कॉइल में सॉफ्ट आयरन ही लपेटा हुआ था। अब बस एक चीज़ का ध्यान रखो, एक नया वर्ड आएगा जिसका नाम है इंसुलेशन। ये जब मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको दिलाऊंगा इंसुलेशन, आपके क्लास में इसी साल है इंसुलेशन। इंसुलेशन को हिंदी में बोलते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी ये क्या होता है? क्या करना कि आपने देखा होगा कि जो आप मार्केट से तार लेके आते हो, वायर लेके आते हो, उसके ऊपर प्लास्टिक की जैकेट रहती है, उसके अंदर आपका कॉपर का वायर रहता है, ठीक ना। प्लास्टिक की जैकेट रहती है, उसके अंदर कॉपर है। तो ये जो प्लास्टिक की जैकेट होती है ना, इसको बोलते हैं इंसुलेशन। इसको बोल सकते हो आप इंसुलेशन। वैसे इसको इंसुलेशन नहीं बोलेंगे, इसको अपन उसका जैकेट ही बोलेंगे।
और फिर क्या होता है, आप अगर कभी आपके यहाँ फ़ैन ख़राब हुआ हो, फ़ैन ख़राब हुआ हो, अगर आपके यहाँ कभी पंखे की मोटर जल गई हो, तो आपके घर वालों ने बोला होगा बेटा जाओ और इसकी मोटर भरवा करके ले आओ, मोटर भरवा करके ले आओ, ये वर्ड यूज़ करते हैं, मोटर भर के ले आओ। अब मोटर भरना क्या होता है एक्चुअली, तो होता क्या है बच्चों, कभी भी एक मार्केट से एक काम करना, आप इन वायर खरीद करके, छोटा सा वायर जो है लेकर के आना, कॉपर का छोटा सा वायर लेकर के आना है, या एल्यूमिनियम का वायर आता है। उस वायर के अंदर बहुत सारे वायर रहते हैं ना भाई? हाँ वही, वो कॉइल के अंदर, वो वायर के अंदर वायर नहीं बेटा, उसको कॉइल बोलते हैं, कॉइल। समझ गए ना, वो जो पंखे की कॉइल होती है, कूलर की कॉइल होती है, उसमें खूब सारे वायर हुआ करते हैं, समझ गए ना। वायर बोलते हैं, और उसका मोर अच्छा वर्ड है जिसको बोलते हैं वाइंडिंग, है ना। आप पंखे वाले के पास जाओगे तो बोलेंगे भैया वाइंडिंग जल गई, क्या जल गई, वाइंडिंग जल गई, वो वायर जल गई नहीं बोलता, बोले भैया पूरी आपकी वाइंडिंग जल गई है। अब वो होता क्यों है समझो बच्चों, होता ये जो वायर होता है ना कूलर पंखे वाला, वो जो कॉपर का वायर आप लेकर के आते हो ना, वो उसके ऊपर एक पतला सा, एक बिल्कुल थिनर टाइप मटेरियल लगा होता है, बिल्कुल पतला सा मटेरियल लगा होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिसकी वजह से ये जो वायर होता है ना, इसके ऊपर एक कोटिंग लगी होती है, उसको बोलते हैं इंसुलेशन। अब आपको लगता होगा कि जब वायर लपेटते हैं कॉइल में, ये लोग इतने पास में लपेटते हैं कॉइल में वायर, एक इसके ऊपर दूसरा, इसके बिल्कुल बगल में, तो आपको देखने में लगता होगा अरे ये तो सारे के सारे फिजिकली टच हैं। और जब सारे के सारे फिजिकली टच थे तो भैया इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी, एक पीतल की शीट लेते, उसको पीटते हथौड़े से और पतला करके ऊपर लेप देते, क्यों भैया ऊपर न लगा देते इसी के ऊपर, बताओ भाई। जब इतने वायर पास में आप लगा रहे हो बिल्कुल टच में, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है ना फिर। नहीं ये रीज़न नहीं है, इतने वायर पास में लगा रहे हो तो इससे अच्छा एक आपके शीट ही लगा देते। तो भैया सुनो, वो जो वायर होते हैं ना, वो फिजिकली कोई कांटेक्ट में ही नहीं होते हैं। अगर आप उस वायर को निकाल करके उसके ऊपर थोड़ी सी ब्लेड रगड़ोगे ना, तो आपको प्लास्टिक जैसा टुकड़े छोटे छोटे ऐसे, जैसे अपनी खाल नहीं निकलती है, या कभी मोमबत्ती के ऊपर आपने मोम वैक्स के ऊपर अगर आपने कभी वो चलाई है, ब्लेड चलाई है, तो जैसे उसकी छोटी छोटी स्लाइसेस निकलती हैं, ऐसे ही उसके वायर के ऊपर जब आप ब्लेड रगड़ोगे तो उसकी छोटी छोटी स्लाइसेस हल्की हल्की निकलेंगी प्लास्टिक की। मतलब एक वायर का दूसरे वायर के साथ फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं होता है, वो वायर अपने आप में सारी की सारी इंसुलेटेड होती हैं। तो यही कारण मैं कह रहा था कि मैंने आपको बताया था कि ये जो वायर होती हैं ये मेटल की होती हैं, और मेटल होने के बावजूद आप इसके अंदर मेटल डालोगे और किसी भी वायर का कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा। इवन कोर के साथ भी वायर टच तो होगी, टच ऊपर से होगी, बट फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं होगा उनमें, क्योंकि कवर लगा हुआ है। ये हालत ऐसी है कि आप जो है रेन कोट पहन करके गले मिल लो, है ना, या रेन कोट पहन करके आप जो है, तो आपका कोई फिजिकल टच नहीं हो रहा है वहां पे, है ना। क्लियर हो गया ना, समझ में आया, बोलो समझ में आया। यस सर। हाँ yes, तो मतलब एक वायर जो है दूसरे वायर से कोई टच नहीं होगी। आप अपने हाथों में दस्ताने पहन लो, दोनों हाथ में ग्लव्स पहन लो और दोनों हाथों को मिलाओ, तो बताओ दोनों हाथों में ग्लव्स है ना भाई, पहले हाथ में भी ग्लव्स है, दूसरे हाथ में भी ग्लव्स है, तो कोई फिजिकल टच नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जा पाएंगे यार। तो इसलिए वो प्योरली इंसुलेटर के जैसे वहां पे काम करती है वायर। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। अब हम बात करते हैं जब आपके घर में पंखा जल जाता है। अगर कभी आपके यहाँ पंखा या कूलर की मोटर जली हो तो क्या महसूस किया आपने। आपने महसूस किया होगा पंखे या कूलर की मोटर जो हुआ करती है कुछ इस तरीके से होती है, ऊपर एक एक्सल निकला होता है और नीचे छोटी सी वो निकली होती है ऐसी, ठीक ना, उस पर कूलर फंसता है ये ऐसे। ये अगर ये जल गई है तो आपने क्या फील किया होगा, एक बदबू आई होगी आपको, स्मेल आती है और आप कहते हो कुछ जल रहा है ना। अपने यहाँ कहते हैं मोटर भर गई, ठीक है ना, जल गई। क्यों भाई यार बोलते नहीं बोलते तो अपने यहाँ बोलते हैं मोटर भर गई, जल गई मतलब भर गई, कछू भर रहा है। तो भैया ऐसा है कि वो जब जलती है तो वो क्या जलता है उसका, वो जलता है उसका इंसुलेशन, जो तार के ऊपर जो छोटा छोटा वो प्लास्टिक टाइप नेल पॉलिश टाइप मटेरियल होता है ना, बिल्कुल नेल पॉलिश जैसा होता है बच्चों। ये मान लो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश,
ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश, आजकल तो आती भी है ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश, ठीक है ना। तो वो नेल पॉलिश टाइप मटेरियल होता है, थिनर टाइप मटेरियल होता है, वही जल जाता है। और जब वो जलता है, कहीं थोड़ा सा भी जलता है ना, तो क्या होता है उसके नीचे वाले को, जब जैसे वो जलता है तो नीचे वाले में भी प्लास्टिक लगा होता है, उसको भी जलाता है। जब दोनों जलते हैं तो तीनों को जलाते हैं। ऐसे करके 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 वो पूरी मोटर जल जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आधी मोटर जल पाई आधी मोटर नहीं जल पाई। ऐसा तभी होता है जब आप समय पर वो कूलर पंखे को बंद कर दो, समझ गए ना। तो ये मोटर पूरी की पूरी जल जाती है और आप कहते हैं पंखा बर गया, फूक गया, समझ गए ना, जल गया, तो वो मोटर ख़राब हो जाती है। तो यार यही मीनिंग है इसका, इस तरीके से ये काम करता है। तो ये थी अपनी सोलेनॉइड। आई होप क्लियर हो गई सबको अच्छे से। यस सर। चलो यस तो देखो जी, Yes, sir. ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं सोलेनॉइड का नेक्स्ट व्यू देखेंगे भाई। ये देखिए, ये सोलेनॉइड है। आप मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का बस आज विजुअलाइजेशन करेंगे, कल इसका डेरिवेशन करेंगे। कल आप हमसे पूछेंगे सर कितना होता है ये तो बताइए सोलेनॉइड के अंदर फील्ड, है ना। तो कल मैं बताऊंगा सोलेनॉइड के अंदर फील्ड कितना होता है। ये देखिए आपके पास एक पाइप है, कोई पाइप है ना, ये आपने ले लिया पाइप, पाइप के ऊपर आपने लपेटना शुरू किया, ये करंट फ्लो करी आपने। अब देखो भैया करंट पीछे से आ रही है आगे, बताओ कौन सा पोल होगा ये वाला, नॉर्थ या साउथ? बोलो, ये वाला नॉर्थ बनेगा? साउथ। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जय, आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, एक बार फिर से ज्वाइन हो जाओ। यार ये क्या बनेगा, इधर वाला नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा, सोचो। साउथ। देखते हैं क्या साउथ बनेगा, साउथ। बिल्कुल सही भाई, साउथ बनेगा। ओके, यहाँ पर जो पोल बनेगा आपका ये साउथ बनेगा, एग्जैक्टली आपके पास साउथ बनेगा। चलिए, तो ये थी आपके पास सोलेनॉइड, ये आपने करंट किया जैसे इधर से दिया। अब देखो बहुत समझना आसान है, मैंने बताया था करंट इधर से जा रही है, मतलब ये साउथ बनेगा। कौन सी करंट, अगर इधर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। 12 के बाद 3 पड़ेगा ना, तो क्लॉकवाइज दिखेगा। तो ये आपके पास साउथ पोल बनेगा। अच्छा, दूसरा तरीका भी ये है जो आर्यन कर रहे हैं कि वो करंट की डायरेक्शन में रख करके फील्ड पता कर लेता है। तो ये उतना ज़्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं, ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। तो ये देखिए बन गया साउथ और नॉर्थ। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये एक सोलेनॉइड के जैसा बिहेव कर रहा है। यस, बस हो जा भाई सीधा। यस, व्हेन वी लुक एट द एंड ऑफ द कॉइल कैरिंग करंट, इफ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंड ऑफ द कॉइल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल। पिछले बार की बात हो रही है, अगर एक एंड से देखने पर अगर आपको एंटी दिख रहा है, एंटी फॉर एन, कैपिटल एंटी, एन फॉर नॉर्थ। और अगर आप देख रहे हो अगर नॉर्थ पोल, इफ इट इज करंट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट बिहेव्स लाइक ए साउथ पोल। बोलो क्लियर हुआ, बोलो भाई क्लियर हुआ। यस सर। तो इस तरीके से ये आपका दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पहला पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है ना। तो डायग्राम एक बार सोलेनॉइड का बना लो। अच्छा, ये क्या बना रहा हूँ मैं, ये देखो, ये चीज़ भी इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, आप लोग को अच्छा लगेगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ देखो, ये करंट जो है यहाँ से बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, देखो यहाँ से। तो ये अंदर जा रही है तो करंट अंदर जाएगी। अब एक काम करो, अपने अंगूठे को अंदर की तरफ रखो, अपने अंगूठे को अंदर की तरफ रखो, तो आपको ऐसे छल्ले बनते हुए दिखाई देंगे। अपने अंगूठे को अंदर की तरफ रखोगे तो ये छल्ले बनते हुए दिखाई देंगे इस तरीके से। तो एक आइडिया लग सकता है कि यहाँ से लाइंस इधर जा रही है और इधर अंदर जा रही है, तो ये ऐसे डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा नॉर्थ और ये बन जाएगा साउथ, ठीक है ना। अब ये देखो ऊपर वाला, यहाँ से करंट बाहर आ रही है, तो अपने अंगूठे को बाहर की तरफ लो करंट की डायरेक्शन में। सर जो ये गोले हैं ये भी तो वैसे ही बनेंगे ना, 3D बिल्कुल में, मतलब बाहर आते हुए। हाँ, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। और ये आप इसको थंब रूल से बना सकते हो, ये गोले, तो ये थंब रूल से गोले बन रहे हैं, तो ये ऐसा डायरेक्शन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अंदर बनती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ और बाहर नॉर्थ टू साउथ। तो याद रख लो, लिख लो, सोलेनॉइड के अंदर लिखो इनसाइड द सोलेनॉइड और बार मैग्नेट, इनसाइड द सोलेनॉइड ऑफ बार मैग्नेट, inside the solenoid or bar magnet, direction of
मैग्नेटिक फील्ड, निशांत समझ में आया क्लास? इनसाइड द सोलेनॉइड और बार मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, is from south to north, and outside it it is from north to south. क्लियर हो गया? ये इसमें लाइन में लिखा हुआ है? नहीं नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने अलग से बताया, ये अगली क्लास में लिखाऊंगा, अगली क्लास में दिखाऊंगा। ये तो पढ़ा दिया, यहाँ पे समझ में भी आ गया आप लोग को। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आपका जो पहला पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अब आप लोग इसको अच्छे से